और लास्ट में जैसे आपको पता है कि मोदी जी की एक खासियत है कि वो चुटकुले बहुत मारते हैं। तो जैसे मैंने वो हॉर्न वाला आपको बताया था कि वो हॉर्न बंद कर देता, तो उन्होंने पूछा कि ये इंसानों की आवाज़ बंद कर सकता है, तो मैंने बोला नहीं। तो बोलते हैं कि इंसानों की आवाज़ बंद कर पाता तो पार्लियामेंट में लगा था, वहाँ बिना फालतू का बहुत हल्ला होता है। क्या बात। इस देश में मोदी तो थे ही और साथ में पुतिन भी यहाँ पे थे। एक इंडिया रशिया का एक प्रोग्राम चलता है, तो मैंने वो भी मिस कर दिया। मेरे को उस शाम को पता चला जब मेरे साथ के जो चारों लोग थे वो मोदी और पुतिन के साथ में बीच में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। उस समय फिर दिल टूटा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी में बहुत बार दिल टूटेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पहली बार में जीत जाओ। ऐसा कब से पहले हमारे भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर जी के चरणों को नमन, हमारे स्वामी जी को नमन, साथ ही साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि डीजीपी सर, आपको भी मैंने काफ़ी बार देखा है, अपने पापा से काफ़ी सुना है, मेरे पापा भी आर्मी में हैं तो आपके बारे में बताते रहते हैं, आपको भी नमन। तो मैं कभी ज़्यादा सोच के आता नहीं हूँ, जब मेरे को बोलना होता है मैं हमेशा एट द स्पॉट बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सोच के आओगे तो आप झूठ बोलोगे। क्योंकि अगर आप सोच के आओगे तो आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप पहले से बना के आओगे, अच्छा ये बोलना है, तो उसमें हो सकता है कि आप कुछ अलग बोल दो। पर जब आप इंस्टेंटली बोलते हो, उसी टाइम बोलते हो, तो आप हमेशा वही बोलोगे जो आपने ज़िंदगी में जिया है। तो मैं वही कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा जन्म धोलिया गांव में हुआ था, और ये जैसलमेर के पास एक गांव है, और शुरुआत से मैं काफ़ी शरारती रहा हूँ। तो जब मैं सेकंड क्लास में था तब आपने देखा होगा कि हमारे गांव में ये प्रचलन है कि बहुत सारी बसें जाती है, वो प्रमोशन करती है अपना कोचिंग वगैरह का, बोर्डिंग स्कूल का, कि यहाँ आइए। तो एक सिक्कर की स्कूल थी, LBS लाल बहादुर शास्त्री, आप में से किसी का बच्चा तो वहाँ होगा ही होगा, वो बड़ा प्रचार करती है। तो मैं वहाँ पे घर से लड़ाई करके गया कि मेरे को तो जाना है। मैं खाना भी नहीं खाया और मैंने काफ़ी जिद की और मेरे को भेज दिया। तो वहाँ से मैं बाहर निकल गया उस गांव से, क्योंकि देखो क्या होता है कि चलो जो हमारी मातृभूमि होती है उसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहती है दिल में, पर आपको भी पता है कि राजस्थान में काफ़ी ऐसे पिछड़े गांव हैं जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह नहीं है। तो इस वजह से मैं वहाँ से बोर्डिंग स्कूल में रहा, फिर आगे जाके बहुत सारे स्कूल्स में गया। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो ऐसे करके मेरी चलती रही। जब मैं 7th क्लास में था, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अभी आपने सर ने जैसे बोला कि मेरे 3 पेटेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। वो कब देती है? जब वो 100% वेरीफाई कर लेती है कि आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो इस दुनिया में आज से पहले किसी ने नहीं बनाई, उसके बारे में इस दुनिया में कहीं पे भी पहले नहीं लिखा। जैसे ये माइक है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो ये आवाज़ आपके पास पहुँच रही है, कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसने ये माइक बनाया है, तो उसको बोलते हैं कि इसने इसका आविष्कार किया है। वैसे ही मेरे नाम पे 3 आविष्कार है, और उन्हीं आविष्कारों को लेकर मैंने अपनी खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम है कीकी प्राइवेट लिमिटेड। कीकी का मतलब एक लैंग्वेज में पहाड़ की चोटी होता है, तो इसका मेरा ये नाम रखने का मतलब ये था कि एक पहाड़ की चोटी जितना मेरे को ऊपर जाना है। तो ये मेरी कंपनी का नाम है, जिसको हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली है, और हम अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा बिश्नोई समाज किस लिए जाना जाता है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो मेरा जो कीकी में जो हम डिवाइसेस बना रहे हैं, जो यंत्र बना रहे हैं, उनमें से एक यंत्र ऐसा है जो हमारे पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। आपने देखा होगा कि चलो हमारे गांव में इतनी ये प्रॉब्लम नहीं है, पर शहरों में आपने देखा होगा कि बहुत जगह लोग बिना फालतू का हॉर्न बजाते रहते हैं पूरे टाइम, पी 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 पी। ऐसा तो है नहीं कि वो हॉर्न नहीं बजाएगा तो अगले वाले को घर नहीं जाना, पर हॉर्न बजाते हैं। और अभी हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, ये साइलेंस जोन है, पर कोई सुनता नहीं है। तो जैसे मोबाइल फोन सिग्नल जैमर देखे होंगे आपने, कभी कभार जहाँ परीक्षा होती है वहाँ पे फोन नहीं लगता आपका, वैसे ही जो मैंने आविष्कार किया है वो जहाँ पे लगा होगा उस एरिया में कोई भी गाड़ी बिना फालतू का हॉर्न नहीं बजा पाएगी। कोई बिना फालतू का हॉर्न बजाएगी तो उसका चालान कट जाएगा। हम वहाँ पे हॉर्न कंप्लीटली भी बंद कर सकते हैं, पूरा बंद कर सकते हैं, और उसके हॉर्न की जो डेसिबल होती है, जो आवाज़ कितनी तेज आती है हॉर्न की, उसको भी कम कर सकते हैं, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को हॉर्न सुनाई दे जिनको सुनाई देना चाहिए, जो रोड पे है, जो रोड के साइड में है। तो ये मेरा एक आविष्कार है। दूसरा आविष्कार आपने देखा होगा कि एक बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया करके, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 99%, 98.5 मतलब 98.5% एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी होती है, मरा हुआ इंसान होता है। क्यों? क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आपने भी देखा होगा कि हमारे गांव में किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको जोधपुर जयपुर ले जाते हैं, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसके लिए मैंने एक ऐसा आविष्कार किया था। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंस जाती है बहुत बार। पहले से जाम लगा होता है, एम्बुलेंस आती है, फिर वो हॉर्न बजाती रहती है, क्लियर करने में 5-10 मिनट निकल जाते हैं, 5-10 मिनट में वो एम्बुलेंस 10-15 किलोमीटर चली जाती है। तो मेरा जो आविष्कार है वो जहाँ से भी एम्बुलेंस आने वाली होगी उस एरिया में जितने भी लोग उस ट्रैफिक जैम में खड़े हैं या उसके आसपास है, उसको पहले ही आ जाएगा एक फ़ोन में, और सामने जहाँ पे लाइट लगी होती है वहाँ पे कि यहाँ से एम्बुलेंस जाने वाली है, तो लोग साइड हट सकते हैं। अगर उससे भी साइड नहीं हटे, अगर लोग उससे भी साइड नहीं हटे तो इसका एक और मतलब मैंने इसमें सॉल्यूशन रखा था। जैसे चौराहा होता है, आपने देखा होगा कि उसमें चारों तरफ रोड होती है, हर तरफ से एक आने की रोड, एक जाने की रोड, इधर से भी आने की जाने की, ऐसे। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ से एम्बुलेंस आ रही है तो वो तीनों चौराहे पे लाल लाइट कर देगा। लाल लाइट मतलब शहरों में जब लाल लाइट होती है तो इसका मतलब वहाँ से आपको जाना नहीं है, तो बाकी तीनों जगह की गाड़ियाँ रुक जाएगी, और जिस जगह से एम्बुलेंस आ रही है वहाँ से सारी जो गाड़ियाँ हैं वो पहले से पार हो जाएगी और एम्बुलेंस को आने का रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसा आविष्कार है, और आपको 2025 तक ये मे भी आपको देखने को मिल जाए अपने शहरों में, अपने गांव में लगे हुए। तो ये मेरा एक छोटी सी जर्नी थी, और बहुत सारे अवार्ड्स मैं जीता हूँ, और मैं उनमें से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है चैग नाम से, और एक वेरकी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका एक हर साल एक कंपटीशन होता है जिसमें 130 से लेके 150 देशों के बच्चे भाग लेते हैं, और वो सबसे पहले उन 150 देशों के हजारों बच्चे, लाखों बच्चों में से 50 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। इस साल जब उसका रिजल्ट 28 जून को आया था तो उन 50 में मेरा नाम था। मैं काफ़ी खुश था। पूरी दुनिया में 50 लोग, तो उन 50 में से पूरी दुनिया में 5 लोग भारत के भी थे। अब क्या होता है, अगला जो स्टेज होता है उसमें वो पूरी दुनिया में से उन 50 में से सिर्फ 10 को रखेंगे। उन 10 में से सारे के सारे हमारे अलग अलग देश के होंगे। तो ऐसा था कि बाहर से एक ही बंदा जाएगा आगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन 5 में से 2 लड़कियां ऐसी थी जिनको राष्ट्रपति बाल पुरस्कार अवार्ड मिल चुका था। आपने नाम सुना हो, जैसे हमारे विश्नोइयों में है विश्नोई रत्न, वैसे जो भारत का है ये जो विश्नोई रत्न जिससे प्रभावित जो नाम सोचा गया है वो है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो जिसको मिल जाता है वो हाईएस्ट लेवल का अवार्ड है। वैसे ही एक अवार्ड है जो 18 साल से कम उम्र के लिए हाईएस्ट है भारत में, वो है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। वो 2 लोग उसमें जीत रखे थे। मेरे को बड़ा डर लग रहा था। तो मैं इससे आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार होगा कि आपको परीक्षा में डर लगेगा कि यार मैंने तो तैयारी नहीं की, और मेरा क्या पता उस दिन खराब पेपर चला जाए या कुछ भी हो जाए, आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो आप सोचोगे यार बाकी मेरे से बहुत आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ। तो वही सीन मेरे साथ था कि यार सामने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जीते हुए लोग हैं, मैं कैसे जीतूंगा। पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने बहुत इंटरव्यू 30-40-50 मिनट चला, इंग्लिश में चलता है इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू चला, उसके बाद आपको पूरा एप्लीकेशन भेजना पड़ता है आपका कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या किया। देखो बहुत बार होता है कि हमारे गांव में खासकर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इतना काम किया होता है जितना शहरों के बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होता, पर उनको कभी कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनको बताना नहीं आता कि उन्होंने क्या किया है। तो वो बहुत बड़ी एक चीज़ है कि आपको बताना आना चाहिए कि आपने क्या किया है, आप क्या कर सकते हो। हमेशा आपको खुद को या आपके पास जो भी चीज़ है उसको बेचना आना चाहिए। जैसे मैं सरकार से 1 करोड़ की फंडिंग भी मिली थी, जो उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे की मीटिंग थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट के साथ और बाकी लोगों के साथ। तो उसमें मैंने अपने जो प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया उनको इस तरीके से बताया। अब मैं ऐसे बोल देता कि यार मैंने कुछ तो बनाया है जो हॉर्न बंद कर देगा, कितना गलत इम्पैक्ट जाता कि यार हॉर्न बंद कर देगा तो इंसान कैसे रहेगा, तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। वैसे नहीं बताना, एक तरीका होता है। तो ये बात जैसे मैं इंटरव्यू वाला बोल रहा था, मैं थोड़ा अपनी बात से भटक गया। तो इंटरव्यू वाला बोला था बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में कि आपको फील होगा कि आप बहुत पीछे हो, पर आपको हार नहीं माननी। मैंने हार नहीं मानी, और जब टॉप 10 का रिजल्ट आया तो वो जब रिजल्ट आया था उस समय रात के 2:31 हो रखे थे। मैं अपना सोने वाला था, फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद कर रहा था, नेट जहाँ से बंद करते वहाँ से बंद कर रहा था, तभी मेल आता है वेरकी फाउंडेशन से कि यू आर इन टॉप 10। क्या बात। मैं भारत का पहला मेल, मतलब जो एक जैसे पुरुष और स्त्री होते हैं, मैं भारत का पहला बच्चा पुरुष ऐसा बना जो उस लिस्ट में था। उससे पहले आज तक कोई नहीं था। बहुत खूब।
रविंदर जी, आपने समाज का नाम रोशन किया है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि आपके पिता श्रीमान शिवरतन जी भारतीय सेना में हैं। देश की सेवा पिता कर रहे हैं और पुत्र तकनीकी क्षेत्र में अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन कर रहा है। आपकी ओजस्वी वाणी, आपका धारा प्रवाह, वक्तव्य, ये आपके काम का परिचय है। हम दुआ करते हैं कि आपने ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा संयंत्र खोज दिया। तो मैं मानता हूं कि आपने गुरु महाराज की शिक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, जिनको आज से 550-600 वर्ष पहले शायद ये जरूरत क्यों पड़ी, उनको बड़ा दूरदर्शी सोच था, पर एक ऐसा काम और कर दीजिए कि कोई जीव रक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा अनहोनी काम ना हो और ऐसा कोई यंत्र बन जाए ताकि वो जीव मरने से बच जाए और हमारे युवा इस टीम में आपका कोर सहयोग कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक बात और साझा करना चाहूंगा। और आपने कहा कि कभी हिम्मत नहीं हारना, तो ये बात तय है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आपने जीवन में अनेक अनुकूलता और प्रतिकूलताओं को महसूस किया। युवाओं तक वो माध्यम और वो संदेश पहुंचाइए जिनसे हमारा हर युवा आप ही की तरह प्रौद्योगिकी में, टेक्निकल क्षेत्र में कुछ अच्छा कर जाए, नाम कमा जाए और अगले युवा संगम में आपके स्थान पर कोई यहाँ से युवा आ जाए, एक खूबसूरत संदेश आपके माध्यम से हो जाए। जी ज़रूर। मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ, बस एक। वहाँ पे जो वो लड़की खड़ी है वो मेरी बहन है और उनके पास में मेरी मम्मी बैठी है। वो जैसलमेर से आए आज ही, क्योंकि मेरे को अवार्ड मिलने वाला था और मेरे को कल ही फ़ोन आया कि आपको यहाँ पे अवार्ड मिलेगा। तो वो इतना दूर से आए, उनको भी मैं जब पूरे टाइम बोल रहा था तो उनको देख रहा था, तो वो अंदर से एक खुशी महसूस होती है कि मैंने आज अपने माता पिता को गर्व महसूस कराया। मेरे पिताजी अभी यहाँ पे नहीं आ सके क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में बॉर्डर पे तैनात है, वो देश की सेवा करे, जैसे कि सर ने बताया। मेरा भाई अभी कोटा में IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी नहीं आ पाया। मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे साथ है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिसने आपको इस दुनिया में लाया, अब आपके ऊपर है कि आप अच्छा काम करते हो या नहीं करते। उनको आप कम से कम ज़िंदगी में एक बार ऐसी खुशी महसूस करवाइए कि उनको लगना चाहिए कि मेरे जीने का आज कुछ हो गया है, मतलब मेरे को जीने का आज पूरा, क्या बोलते हैं, एक सार मिल गया है मेरे को ज़िंदगी का। तो ये आप हमेशा करवाइए। आपको पता लगेगा कि जब आपके पेरेंट्स खुश होंगे ना, तो आपके अंदर जो खुशी, मैं पहले जब जीता था तो बड़ी खुशी होती थी मेरे को, पर आजकल जब जीतता हूँ तो मेरे को उस बात की खुशी नहीं होती कि मैं जीत गया। मेरे को उस बात की खुशी होती है कि मेरी मम्मी कितना खुश होती है, मेरे पापा कितने खुश होते। पापा जो हमारे, जिसके भी आपको सबको पता होगा कि पापा ज़्यादा बताते नहीं है कि वो कितना खुश है। वो कभी अपने बेटे को ये नहीं बोलेंगे मेरे को बहुत गर्व है वगैरह, वो अंदर ही अंदर बहुत फील करते हैं। मम्मी हमेशा बताती है। तो वैसे ही मेरी मम्मी का सपोर्ट हमेशा रहा है। हमने ज़िंदगी में शुरुआत में मेरे को कोई टीका नहीं लगा, तो मेरे को आज तक बहुत बीमारियाँ होती है, डेंगू, न्यूमोनिया, TB, जितने आपने बीमारियों में नाम सुनेंगे सब हो रखी है, पर हमेशा सपोर्ट रहा मेरे पास। हमने ज़िंदगी में बहुत आर्थिक संकट देखे हैं। मेरे पापा का डाबला, जैसलमेर के पास में एक 10 किलोमीटर दूर जगह है डाबला। हम जब वहाँ पे जैसलमेर में शिफ्ट हुए थे तो हमारे पास पंखा नहीं था, तो पापा 10 किलोमीटर चल के आते थे और मैं और मेरी बहन या मैं और मेरा भाई हमेशा जो गत्ता होता है, जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं, उससे हवा डालते थे। एक वो भी टाइम था, एक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 करोड़ रुपए मिलना, वो उस टाइम के बीच का जो संघर्ष है वो मैं ही जानता हूँ। जैसे एक कहावत है, एक कोई इंसान था जो फेमस हुआ था, तो उसको एक रिपोर्टर ने पूछा था, यार आप तो रातों रात फेमस हो गए, क्या राज है इस चीज़ का? तो उसने कहा था कि दोस्त तुम नहीं जानती रात कितनी लंबी थी। क्या बात, बहुत खूबसूरत संदेश है। और ये इस बात का संदेश है कि रात अंधेरी कंटक पथ हो, रात अंधेरी कंटक पथ हो, गीत निराशा के मत गाना, साहस की ध्रुव ज्योति जलाकर ध्येय शिखर तक चढ़ते जाना। आपने इन पंक्तियों को चरितार्थ किया। और एक जानकारी आपसे जुड़ी हुई है कि आपकी मुलाकात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आपको एक मुलाकात के तौर पर बुलाया। उस समय
आपने कैसा महसूस किया होगा? क्योंकि आपने समाज का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, उस पल को मैं संक्षिप्त रूप से सब युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। सब चाहते हैं कि हम किसी बड़ी विभूति से मिलें, बड़े लोगों से अपना परिचय हो, और आपने संदेश खूबसूरत ढंग से दिया। एक और माध्यम जिसके थ्रू हम और आप ये जान सकें कि उस समय का वो जो पल आप हमारे साथ साझा करें। तो मैं आपके लास्ट 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है कि है ना, 2017 में मैं एक कंपटीशन में पूरे भारत में टॉप 5 बच्चों में था। तब मोदी जी से अवार्ड मिलना था मुंबई में, आईआईटी मुंबई में। तब मराठा आंदोलन चल रहा था वहाँ पे, और जिस दिन अवार्ड मिलना था उसी दिन मराठा आंदोलन थोड़ा उस टाइप का वायलेंट हो गया और वहाँ पे लड़ाई वड़ाई हो गई, वो अवार्ड कैंसिल हो गया। मेरा उस दिन दिल टूटा। मैंने बोला यार, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका था, नहीं मिल पाया। मेरे को शुरुआत से 2017 से तब से वो थी मन में लगन कि मेरे को मोदी जी से मिलना है। 2018 में फिर से मौका आया। उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मेरे जो मेल आते थे वो मेरे गुरु के पास आते थे, और उनके किसी वजह से उन्होंने उस मेल को नहीं देख पाए वो। तब इस देश में मोदी तो थे ही, और साथ में पुतिन भी यहाँ पे थे। एक इंडिया रशिया का एक प्रोग्राम चलता है, तो मैंने वो भी मिस कर दिया। मेरे को उस शाम को पता चला जब मेरे साथ के जो चारों लोग थे वो मोदी और पुतिन के साथ में बीच में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे। उस समय फिर दिल टूटा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी में बहुत बार दिल टूटेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पहली बार में जीत जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। आप पहली बार में जीत गए तो आप गलत जगह गए हो, ये चीज़ याद रख लेना। आप बार बार जीत रहे हो या आप पहली बार में जीत रहे हो तो मतलब आप गलत जगह हो, आपको जगह चेंज करनी है। तो बहुत बार दिल टूटा। 2-3 बार ऐसे मिलने का मौका छूट के, जब नेशनल टेक्नोलॉजी डे था, जैसे कि सर ने बताया 11 मई को, उस दिन मेरे को मौका मिला मोदी जी से मिलने का। और मैंने उनको बताया अपना सारा का सारा ये कि मैंने क्या किया है, मैंने कितना काम किया है इन बाकी सालों में, मैं आपसे कैसे मिलना चाहता था वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी मेरी प्रशंसा की। और लास्ट में जैसे आपको पता है कि मोदी जी की एक खासियत है कि वो चुटकुले बहुत मारते हैं। तो जैसे मैंने वो हॉर्न वाला आपको बताया था कि वो हॉर्न बंद कर देता, तो उन्होंने पूछा कि ये इंसानों की आवाज़ बंद कर सकता है? तो मैंने बोला नहीं। तो बोलते हैं कि इंसानों की आवाज़ बंद कर पाता तो पार्लियामेंट में लगा था, वहाँ बिना फालतू का बहुत हो हल्ला होता है। क्या बात। तो बहुत अच्छा मोमेंट था ओवरऑल। बस मैं आपको लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा कोशिश करते रहिए। ये पक्का है कि अगर आपने कोशिश की है ना तो आप उस लाइन में हो जिस लाइन में सक्सेस मिलनी है। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे तो आप उस लाइन से बाहर हो चुके हो, फिर तो कभी नहीं मिलने की। बस, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दुआ करते हैं आप सदैव यूं ही नित नए आविष्कार करते रहें, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, सघन वन अंधेरी मूक निमंत्रण छलना है, सघन वन अंधेरी मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ, अभी बहुत दूर तक चलना है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सदैव यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और समाज का नाम रोशन करते रहें। चूँकि कार्यक्रम के साथ एक और